जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, एक मिनट भैया, डिस्टर्ब होते बाद में। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बार बार कह रहे थे कि विधानसभा का सत्र बुलाइए। हमने कहा हम विधानसभा का सत्र बुलाएंगे। अभी आपदा से निपटने के लिए सरकारी कर्मचारी और अधिकारी लगे हुए हैं। हमने विधानसभा का सत्र बुलाया। 3 दिन तक आपदा प्रभावित परिवारों की चर्चा हुई और 3 दिन के बाद चर्चा के बाद जब प्रस्ताव का समर्थन करने की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और उनके विधायक दल के नेता उस प्रस्ताव के समर्थन में नहीं खड़े हुए जो आपदा प्रभावित परिवारों से संबंधित था। हम बार बार उनसे अनुरोध करते रहे, वो प्रस्ताव के समर्थन में नहीं खड़े हुए और आपदा प्रभावित परिवार के समर्थन में जो प्रस्ताव आया उसमें वो मूक दर्शक बनकर बैठे रहे। मैं देश के प्रधानमंत्री से मिला, मैं देश के गृह मंत्री जी से मिला, मैं देश के वित्त मंत्री जी से मिला। मैंने कहा कि जिस तरह गुजरात की तर्ज पर और उत्तराखंड की तर्ज पर आपने स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया है, उस स्पेशल आर्थिक पैकेज को हमें ये मुहैया करवाएं। हम आगे बढ़ ही रहे थे। मैंने तो ये भी कहा कि जयराम ठाकुर जी और अपने मंत्रिमंडल के सदस्य मेरे साथ चलिए दिल्ली में, हम आपको श्रेय देंगे क्योंकि इसमें हिमाचल प्रदेश के परिवारों पर आपदा आन पड़ी है, वो हमारे साथ नहीं गए। 22,000 परिवार आपदा प्रभावित हो गए। 22,000 परिवारों को फंसाने का जिम्मा हिमाचल प्रदेश की सरकार पर पड़ा। अक्टूबर शुरू हो चुका था, बच्चे और परिवार टेंटों में रहते थे। हमारी सरकार ने फैसला किया कि जो लोग टेंटों में रह रहे हैं उनको अगर पंचायत या गांव में किराए का मकान मिलता है तो सरकार 5,000 रुपया महीने किराए का देगी और खाना पीना रसोई की गैस पे मुफ्त में देगी। जो शहर में रहने वाले लोग थे उनको भी हमने कहा कि 10,000 रुपया महीना सरकार देगी, खाना पीना और रसोई की गैस 31 मार्च 2024 तक फ्री में देगी। हम जानते हैं आप जैसे परिवारों से उठकर हम राजनीति की सीढ़ियां चढ़े हैं कि एक पक्का घर कैसे बनता है। भारी बरसात में आप जिस घर में खाना खा रहे हो, सोने की तैयारी कर रहे हो, आपको पता लगता है कि बहुत तेज बारिश का सैलाब आ गया है, आप अपनी जान बचाकर भागे। कई परिवार तो ऐसे थे जिनके बच्चों की छोटी छोटी स्कूल की किताबें उस बाढ़ में उनके घर में रहकर बह गए। वो सड़कों पर पाई पाई जोड़कर पक्का मकान बनता था। हमने कहा हम आपके साथ खड़े हैं। जब पता लगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ 1.5 लाख रुपया मिलता है, मैंने कहा 1.5 लाख में तो पक्का घर नहीं बनता। हिमाचल प्रदेश में बड़ी मुश्किल से एक घर पक्का बनाया जाता है जहां उस परिवार ने अपने सपने सजोए होते हैं, अपना सामान रखा होता है। कहते हैं 1.5 लाख से अधिक नहीं हम दे सकते। हमने इस बात को समझा और कहा कि 1.5 लाख से तो कोई घर पक्का बन नहीं सकता। कहते हैं रिलीफ मैनुअल में ऐसा है, मैंने आम लोगों के लिए और 22,000 आपदा प्रभावित परिवारों के लिए नियम बदल दिए और राशि को 1.5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिए। ये सरकार की हमारी प्रतिबद्धता थी। जैसे ही हम आगे बढ़े एक काम चलता रहा। धीरे धीरे हम आपदा प्रभावित परिवारों से मिलकर उनका दुख बांटते हैं। केंद्र सरकार से हमें एक भी सहायता नहीं मिली। आपको इस क्षेत्र के सांसद से भी पूछना चाहिए, अनुराग ठाकुर जी से, जब प्रदेश में आपदा आई, आप केंद्र में मंत्री थे, आपने क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री से जाकर, देश के गृह मंत्री से जाकर एक पत्र के द्वारा भी अगर मदद मांगी होती तो भी आपदा प्रभावित परिवारों को सहायता मिलती। आपने भी
पत्र के माध्यम से और किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता देने में मिलने से कुताही की। आज सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग आपदा में सरकार के साथ नहीं खड़े हुए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के अंशदान का 9,000 करोड़ का विरोध करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आपदा के बाद जो राहत पैकेज मिलना चाहिए उसका विरोध करते हैं, क्या ऐसी भारतीय जनता पार्टी जो हिमाचल विरोधी है, जो हिमाचल की जनता विरोधी है, उसका आप साथ देंगे? ऐसी पार्टी जो आपदा के समय ना खड़ी हो, कर्मचारियों के अंशदान के समय ना खड़ी हो, ऐसी पार्टी केवल राजनीति कर सकती है। हमने राहत राशि जब बढ़ाई 1.5 लाख से 7 लाख की, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हिमाचल के सभी जनता का, प्यारे बच्चों का, जिन्होंने अपनी छोटी छोटी गुल्लक तोड़कर भी आपदा राहत कोष में दान दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म तक नहीं आई। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। मैंने कहा कि आम लोगों को क्या समस्या होती है, कहा कि पटवारी और कानून के चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैंने राजस्व कानून पढ़ा, इंतजार करते करते कई बार पटवारी साहब नहीं मिलते, पटवारी साहब कानून साहब के पास चले गए होते, कानून साहब तहसीलदार साहब के पास होते। हमने जब नियम बदला तो 3 महीने में 10 सालों से जो बड़े इंतकाल भी थे, 1 लाख इंतकाल हुए। ये आम लोगों की सरकार का। उसके बाद जो तकसीम दादे के समय शुरू होती थी और पोते के समय चलती थी, हमारी सरकार ने 3 महीनों में 7600 तकसीम का निपटारा किया। ये कोई मांगे आप लोगों ने नहीं रखी थी, ये महसूस की गई थी एक आम परिवार का जब व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता कि उसको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमने भ्रष्टाचार के 4 दरवाजे बंद कर दिए। तकलीफ कई लोगों को हुई होगी। मैंने कहा ये जनता का पैसा है। 5 साल भारतीय जनता पार्टी सोई रही और भ्रष्टाचार के 4 दरवाजे से जनता का पैसा लुटता रहा। धीरे धीरे हम आगे बढ़े। मैं अपने जीवन काल का दूसरा बजट प्रस्तुत करने वाला था। पहले बजट में हमने उन बच्चों की सुध ली जो बच्चे अपनी मां को खो चुके हैं, जो बच्चे अपने पिता को खो चुके हैं। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद मैं उनके अनाथ आश्रम में गया। मैं क्यों गया? मुझसे मिलने थोड़ी आए थे। मैं उनकी भावना को समझने गया, देखा, हॉस्टल में गया, उन बेटियों के चेहरे को पढ़ा। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला, पर उनके दिल में एक दर्द हमेशा कि हम पढ़ना भी चाहते हैं, हमारी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा? ना मेरी माँ रही, ना मेरा बाप रहा, रिश्तेदार रहे, कितने समय तक पालन पोषण करेंगे? मैं आया और पहला पुण्य का काम मैंने इन अनाथ बच्चों को गोद लेने का किया। और हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया कि जो बच्चा अपनी मां को खो चुका, अपने बाप को खो चुका है, उसकी सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। और मुख्यमंत्री सुख आश्रय का कानूनी अधिकार देकर उन्हें एक उनका आदर सम्मान किया। क्या है ये? अगर छोटी उम्र में 1 साल की उम्र में कोई बच्चा अपनी माँ को, बाप को किसी दुर्घटना में खो देता है, उसके लिए एक नर्स हिमाचल प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाएगी। उसके महीने में 2,500 रुपया महीने का अकाउंट में हर साल जाएगा। उसके खाने पीने का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। जब तक वो पहली कक्षा में भी उसे एक नर्स ही रखी जाएगी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, हर महीने उसके अकाउंट में 2,500 रुपया जाएंगे। 18 साल के बाद वो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, लॉ करना चाहता है, PhD करना चाहता है, उसकी कोचिंग का खर्चा भी सरकार उठाएगी, जिस तरह हम अपने बच्चों के लिए करते हैं।
अगर बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनता है, उसकी फीस ₹1,00,000 होती है, हॉस्टल का खर्चा 50,000 रुपया होता है। हमारी सरकार ने उसकी हॉस्टल के खर्चे का, फीस के खर्चे का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। फिर जिस तरह हम अपने बच्चे को पॉकेट मनी देते हैं, हमारी सरकार 18 साल से ऊपर के जो बच्चे अपनी माँ को खो चुके, बाप को खो चुके, 4,000 रुपया महीना पॉकेट मनी देती है। 2 लाख रुपए शादी का मिलेगा, 3 लाख रुपया मकान का मिलेगा। इस योजना को अमली जामा पहनाने में मुझे 6 महीने लगे। 6 महीने बाद जब कानून बना, आज हिमाचल प्रदेश के 4,000 बच्चे जो अपनी माँ को खो चुके हैं, अपने बाप को खो चुके हैं, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया और सारा खर्चा सरकार उठाया। दूसरे बजट में हम तैयारी कर रहे थे, अधिकारियों से मैंने बैठक करके पूछा कि हमने कितने पैसे बचाए हैं। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2024 तक आप 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व उगाही कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं योजनाओं के बारे में सोचने लगा। मैंने देखा जब मैं एमएलए था, कई विधवा बहनें मेरे पास आती थी, उनकी बेटी डॉक्टर बन गई होती थी, उनकी बेटी इंजीनियर बन गई होती थी, लेकिन उन बच्चों की फीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। या तो वो लॉन जमीन को रहन रखकर उठाती थी। मैंने इस बजट में जो जून से शुरू हो रहा है, उन सभी विधवा बहनों के बच्चों की जो पढ़ाई करना चाहती है, 27 साल तक की उम्र का सारा खर्च हिमाचल प्रदेश के सरकार उठाएगी। यही नहीं, हमारे यहाँ मनरेगा में कई महिलाएं लगी हुई है, कई पुरुष लगे होते हैं। 100 दिन का रोजगार मिलता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी की मनरेगा की नीति को हमने आगे बढ़ाते हुए 1 ही वर्ष के भीतर मैंने उनकी दिहाड़ी को 240 से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया, जो 1 अप्रैल 2023 से मिलना शुरू हो जाएगा। किसानों के हाथ में पैसा कैसे पहुंचे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत कैसे हो। 90% हमारे जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं, उनके हाथ में पैसा कैसे पहुंचे। हमने उसके लिए एक योजना बनाई। हमने कहा हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया। अगर गाय का दूध सरकार उससे 45 रुपए किलो खरीदेगी, भैंस का दूध उससे 55 रुपए खरीदेगी। अगर उससे ज्यादा महंगा बिकता है तो उसको बाजार में बेच सकता है। ये क्यों है? इस योजना का लाभ आप तक कैसे पहुंचेगा? क्योंकि गांव में हमारे सब लोगों के पास भैंस भी है, गाय भी है, पर उसको दूध का उचित मूल्य नहीं बेचते। बोलते अपने 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 जो का ही हो गया, ऐसे ही सोच के उसको यूज नहीं करते, उसको कमर्शियल तौर पर पैदा नहीं करते। जो गाय होती है उसके दूध में इतना ज्यादा हमारे पास दूध होता नहीं, अपने घर का ही गुजारा होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि उसके रेट और अच्छे मिले, इसलिए इस योजना को अमली जामा पहनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जब गाय पाली होती है तो भैंस पाली होती है, तो उसमें गोबर गाय जब करती है, भैंस जब गोबर करेगी तो उससे कैसे इनको धन मिले। हमारी सरकार ने गोबर से पैदा होने वाली गेहूं को 40 रुपए किलो खरीदने का निर्णय लिया है, 30 रुपए किलो मक्की को खरीदने का निर्णय लिया। ये किसानों से संबंधित योजना है। फिर हमने और पूछा कि पैसा कितना बचा है। हमने महसूस किया कि एक आम परिवार में जो बुजुर्ग हो जाता है, उसको अगर कोई बीमारी बीमार हो जाता है, तो या तो वो अपने पुत्र की तरफ देखता है या पुत्र को भी बोल नहीं पाता। हमने इस दूसरे बजट में 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, हमारी सरकार ने फैसला किया और इस दूसरे बजट में ये चीज लाए कि उनकी जो भी बीमारी का खर्चा होगा वो हिमाचल प्रदेश की सरकार होगा। ये योजना आपके लिए है। और कई योजनाएं, कोई एकल नारी है, गरीब है, अपना घर नहीं है, हमने कहा उसकी इनकम अगर 2.5 लाख रुपए है, उसे 3 लाख रुपया हम मकान बनाने के लिए देंगे। विधवा है, गरीब महिला है, मकान नहीं है, हमने कहा उसको भी हम 3 लाख रुपया देंगे।
मनरेगा में लगी हुई मेरी बहन है, छोटा सा कच्चा सा मकान है, हमने इस बजट में उसके लिए भी 3 लाख रुपया देने का प्रावधान किया। क्यों किया ये? किसी ने मांग थोड़ी की। मैं ये कहना ये चाह रहा हूं क्योंकि दर्द को मैं जानता हूं, इसलिए मैं आपके लिए योजना लेकर आ गया। ये इस बजट में है। अभी हमारी 15 महीने की सरकार हुई है और मैं जनता की अदालत में अपनी 15 महीने की सरकार का हिसाब दे रहा हूं। उसके बाद बजट प्रस्तुत हुआ 17 फरवरी को। 27 फरवरी को राज्यसभा का चुनाव था। 27 फरवरी को जब राज्यसभा का चुनाव था तो कांग्रेस के 6 बिके हुए विधायकों ने कांग्रेस पार्टी के सुप्रीम कोर्ट के लीडिंग एडवोकेट है मनोज सिंघवी जी, जो एक मिनट का पैसा लेते हैं, हमने उनको कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया। क्यों बनाया उन्हें कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी? इसलिए कि जो हिमाचल के अधिकार और जो हिमाचल की संपत्ति को लूट रखा है उसमें हिमाचल के लोगों का अधिकार होना चाहिए। हमने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया। हमें क्या पता था कि 6 बिके हुए विधायक जो कांग्रेस पार्टी के हाथ के चुनाव पर जीत कर आए हैं, रात को हमारे साथ खाना भी इकट्ठे खाते हैं और सुबह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालते हैं। वोट डाल दिया कोई बात नहीं, वोट डालने के बाद भागने की क्या जरूरत थी? वोट डाल दिया, डर का आपने हमारा, हो सकता है कि मेरे खिलाफ आप मेरे से संतुष्ट हो, आप वहीं रहते, सीधे गए और हरियाणा सरकार का एक होटल हॉलिडे इन है, वहां पहुंच गए 27 तारीख को। पता नहीं लगा, इतनी स्पीड में गए। मैंने सोचा इतनी स्पीड में, मेरे को एसपी साहब ने सोलन के बता बहुत स्पीड में 4 गाड़ियां गई। मैंने सोचा क्यों गई, पता लगा कि जल्दी चलो, दूसरी किस्त हॉलिडे इन में मिलेगी। जो सम्मान की बात कर रहे थे कि हमको सम्मान नहीं मिला, वो सम्मान नहीं था, वो टैक्सी में भरा हुआ भारतीय जनता पार्टी का सम्मान था जिसको लेने के लिए वो भाग रहे थे। वो भारतीय जनता पार्टी का जो अटैची में भरा हुआ सामान था ना, उसको लेने के लिए भागे। जब उनको सामान मिल गया होगा, मेरे को सारी इंक्वायरी चल रही है, तो अगले दिन बजट के समय आए, पता लगा बजट के समय आए, बजट में नहीं बैठे, अपने अटेंडेंस लगाई और फिर हेलीकॉप्टर से, एक हेलीकॉप्टर 2 हेलीकॉप्टर सीआरपीएफ के सारे जवान आ गए। हिमाचल पुलिस यह सक्षम थी, सारे जवान आकर विधानसभा का गेट तोड़ा और उसमें भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अध्यक्ष भी थे। गेट तोड़ने, चलो गेट टूटा कोई बात नहीं, अंदर आके जो आम लोगों का बजट था उसमें तो सहयोग करते, वहां सहयोग नहीं किया। और मैं बजट की तैयारी कर रहा था, सारे नेशनल मीडिया चैनल में आया कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। मुझे पता ही नहीं, चैनल में चल रहा। और मैं बजट, क्योंकि बजट का रिप्लाई करने के लिए अधिकारी आपको टिप्स देते हैं, उसको पढ़ना पड़ता है, 2-3 घंटे लगते हैं। मैं 2-3 घंटे से पढ़ रहा था। सभी विधायक दौड़ कर आगे कि आपने इस्तीफा दे दिया। मैंने बोला मैं तो इतनी मोटी बजट की किताब पढ़ रहा हूँ भाई, मैं काहे को इस्तीफा दूंगा? कहते टीवी में चल रहा है। मैंने कहा टीवी में चल रहा तो इसका तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। आधा घंटा तक मैं भी सोचता रहा। पूरे हिमाचल प्रदेश से फोन आए, मैं टीवी के सामने आया, मैंने कहा मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, मैंने जो भी काम किया है वो आम लोगों से संबंधित किया है, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, और मैं एक योद्धा की तरह लड़ूंगा। बजट प्रस्तुत हुआ, हमारा बजट पास हुआ, और जयराम ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? वो अब इस सरकार को तो भगवान भी नहीं बचा सकता। उसी भगवान ने हमारी आम आदमी की सरकार को बचाया। वो तो कोर्ट सुनाने चले गए थे, 7 बजे गवर्नर के पास पहुंच गए,
दर्जी को कोर्ट का ऑर्डर दे दिया, लेकिन भगवान हमारे साथ था, हिमाचल की जनता हमारे साथ थी, उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार बची। सरकार बचने के बाद भी देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 1 महीना तक सभी 6 और 3 9 विधायक और एक चौकीदार विधायक जो जसवा परागपुर से था वो भी साथ चला गया। अब मुझे मैं देखो 1 महीना तक वो हिमाचल की सीमा में नहीं आए, अब इस क्षेत्र के विधायक से चौकीदार करने बैठे, वो परेशान हो गए, बोले 1 महीने से मेरे पास तो इतने कपड़े भी नहीं है कि मैं अभी 1 महीने से इनकी चौकीदारी करूं। वो घर आना चाहते थे, लेकिन दबाव इतना वो अपने घर भी नहीं आ पाया आपके क्षेत्र के विधायक। अब ये पूछा जाना चाहिए हिमाचल की सीमा के बिहार हिमाचल के 9 विधायक जसवा परागपुर का विधायक हिमाचल की सीमा के अंदर 1 महीने तक क्यों नहीं आए? आप लोगों के वोट से विधायक बनते हैं। अब यहाँ के विधायकों को जो पार्टी हाईकमांड का हुक्म था वो चौकीदारी करनी पड़नी थी, लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूं कि क्या 6 विधायक उन्होंने अपना ईमान बेचा? वो राजनीतिक मंडी में बिके, उन्होंने पैसे लेकर अपनी विधायकी को बेचा। और ये ऐसी सत्य है, कोई आदमी 14 महीने में इस्तीफा नहीं देता जिसके सब काम हो रहे हों। हमारी सरकार 5 साल चलेगी, हमारी सरकार में पूरी मेजॉरिटी है, लेकिन एक विचित्र घटना एक और घटित होगी। एक आपका यहाँ का होशियार सिंह जी हुआ ये इतिहास में पहला ऐसा विधायक होंगे, आजादी के बाद ऐसे विधायक होंगे जो ना कांग्रेस पार्टी से ना बीजेपी से आए, बोला साड़ा इस्तीफा लो। मैंने सोचा बड़ी अच्छी बात होगी, ये दुखी हो गए होंगे तब इस्तीफा दे रहे हैं। आजाद है, कांग्रेस की सरकार आएगी उसको समर्थन दे सकते हैं, बीजेपी की सरकार आएगी उसको समर्थन दे सकते हैं, लेकिन बोले मैं सोचा अरे बेचारे राजनीति से संन्यास लेना चाहते ताई दिया था ना, आजाद को क्या जरूरत है, आजाद को कोई जरूरत होंगी? कोई जरूरत नहीं होती। सब बोले इस्तीफा देता असा आजादी देती इस्तीफा देता। मैं चला ठीक हो गया, राजनीति छड़ना चाहते हो सर बैठी के विधानसभा के गेट के बाद कि साढ़े इस्तीफे स्वीकार करा। ये पहला केस ऐसा है, ये पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई मुकदमा नहीं है। उसके बाद कोर्ट में चले गए, कोर्ट में जाके क्या बोलते कि हमारा इस्तीफा लो, कोर्ट बोलता जो स्पीकर ने पूछा उसका जवाब दो, और कोर्ट के धक्के खा रहे हैं, और कोर्ट के धक्के खा रहे हैं। एक दिन बयान दे रहे थे कि 15 करोड़ रुपए तो मेरा महीने का खर्चा है, एफिडेविट में कितना फाइल किया हुआ जो आपने चुनाव लड़ा हुआ। अगर आपने इस्तीफा देना तो राजनीति भी छोड़ देनी चाहिए, लोगों की वोटों का सौदा नहीं करना चाहिए। आपने देरा के लोगों की वोटों का सौदा किया है। चुनाव होगा, मैं जनता की अदालत में आपका एक एक पन्ना खोलूंगा, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं आया हूं, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि 75 साल में हजारों साल की गुलामी के बाद एक वोट का अधिकार कांग्रेस पार्टी की नीतियों के विधायक आपके वोट से बनते हैं, और सौदा जो भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ किया, जो जनता की भावनाओं को खींच कर
सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। नोट के दम से नहीं आए सत्ता में, नोट के दम से 40 सीटें कांग्रेस पार्टी की, वोट के दम से 40 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई थी। ये नोट के दम से सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। हम आज इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कल नहीं होंगे, लेकिन जो भी नोट के दम से सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहते हैं, जो आपकी भावनाओं का सौदा करना चाहते हैं, क्या ऐसी पार्टी को आप लोग माफ करेंगे? हाथ खड़ा करके बताइए, दोनों हाथ खड़ा करके बताइए। ऐसी पार्टी को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। 1 जून को जब आप वोट डालने जाइए तो ये सोचकर जाइए कि इस समय हमें लोकतंत्र को बचाना, हम किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। इस समय जिसने हमारे वोट को खरीदने की कोशिश की, जिस पार्टी ने जनता की भावनाओं को खरीदने की कोशिश की, उस पार्टी को सबक सिखाना है। 1 जून का वोट लोकतंत्र को बचाने के लिए होगा। अब देखना यह है कि जनबल जीतेगा या धनबल हारेगा। अब देखना यह है ईमानदारी जीतेगी, बेईमानी हारेगी, सच की जीत होगी, झूठ हारेगा। इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं, आपसे एक अनुरोध करने आया हूं। 1 जून को वोट डालने से पहले आपने मन में विश्वास लेकर जाना कि जो भी हमारी पार्टी हमारी वोट की कदर नहीं करती, उसको इस चुनाव में हमने सबक सिखाना है। तो क्या आप सबक सिखाएंगे? दोनों हाथ जोड़ के जरा जोर से तो बोलो। 26 साल से यह भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का प्रत्याशी जीतता आ रहा है। 20 साल से अनुराग ठाकुर यहाँ जीतते आ रहे हैं। आपने कभी पूछा कि आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ? आपने कभी पूछा कि आपके क्षेत्र की कौन सी नई योजनाएं लेकर आए हैं? हमारी सरकार 3.5 साल है। मेरा घर है जसवा प्रागपुर, प्रागपुर में तहसील मांगी, मैंने प्रागपुर में तहसील दी। स्कूल मांगे, मैंने स्कूल दिए। मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना करने आया हूं। आपके निचले, आपके 7 लगता पड़ोसी 75 साल में पहली बार मुख्यमंत्री बना है। आप इस बार का वोट मुख्यमंत्री के प्रत्याशी मेरे छोटे भाई सतपाल रायजादा जी के पक्ष में दीजिए। जो कहोगे वो करेंगे। अभी आपका स्वर्णिम युग आएगा। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं दोस्तों, प्रागपुर के लोगों को, सुरेंद्र मनकोटिया हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस क्षेत्र से मेरा पूरा आशीर्वाद सुरेंद्र मनकोटिया जी के लिए है। जो कहेंगे वो करेंगे। लेकिन आपकी ताकत तभी सफल हो सकती है जब इस जसवा प्रागपुर से आप हमारे प्रत्याशी सतपाल सिंह रायजादा जी के पक्ष में वोट डालेंगे। अंत में मैं एक और बात कहना चाहता हूं। जब मैंने पूछा कि अब कितने पैसे बचे, बजट खत्म हो गया, 800 करोड़ रुपया बचा। मुझे कहा कि अभी चुनाव नहीं है, 2026 में बांटना, 2027 में चुनाव आएंगे तब उनको, लोगों को तब याद रहेगा, लेकिन लोग भूल जाएंगे। मैंने बोला मैं लोगों को याद करने के लिए राजनीति नहीं करता। अगर मैंने ओल्ड पेंशन स्कीम दी तो लोगों को याद रखने के लिए नहीं दी, क्योंकि मैंने एक कर्मचारी का भी बेटा हूँ। मैं जानता हूँ आज हमारे पिताजी नहीं है, हमारी माता जी है, बड़े फख्र से अंदर जेब से पैसे निकाल कर 500 रुपया का नोट हमें देती है। उनका स्वाभिमान है, वो उनकी भावना है। तो हम सरकारी कर्मचारियों को भी पहली कैबिनेट में हमने पेंशन दी। उसके बाद पूछा 800 करोड़, मैंने बोला नहीं, ये इसी वर्ष हिमाचल की जनता को मैंने देने। और मैंने 3 मार्च 2024 को, उससे पहले मैंने लाहौल स्पीति में 1 मई 2023 से लाहौल स्पीति की सभी माताएं बहनों को 1500 रुपये महीना देना शुरू कर दिया।
1 मार्च 2024 से 3 मार्च 2024 से 18 साल से ज्यादा की उम्र की जो भी बेटी होगी, जब तक उसके शरीर में अंतिम सांस होगा, हमारी सरकार ने उनको हर महीने 1 अप्रैल 2024 से 1500 रुपया हर महीने का वादा नहीं है, इस योजना को लागू कर दिया है। इस योजना को लागू कर दिया है। 2,37,000 महिलाएं जिनको 1100 और 1000 रुपया पेंशन मिलती थी, उनको 1500 रुपया मिलना शुरू हो गया। और कुआने कौन गए? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व विधायक, वो चुनाव आयोग के पास चले गए कि 1500 रुपए हमारी बहनों को नहीं मिलना चाहिए। चुनाव आयोग से रोक लगा दी। हमने लड़ाई लड़ी तो कहते अभी फार्म भर सकते, पैसे नहीं देने देना, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है, हमारी सरकार। अगर आज आप रुकवा लोगे, जून के पहले हफ्ते में 1 अप्रैल 2024 का भी, 1 मई 2024 का भी पूरा 3000 रुपया 1 जून से आपके खाते में पड़ेगा। ये हमारी कमिटमेंट है। और वो किसान सम्मान निधि का कितना देते हैं? 2000 किसान को 6000। मैं 3 गुना अपनी बहनों को 18,000 रुपया दूंगा। ये तो अभी शुरुआत है। आप मेरे पिछले कई भाषण उठा के देख लीजिए, कई मीम बनाते थे। जब 1500 नहीं देते थे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष राजीव सिंह देते थे। 1500 कब देंगे? जयराम जी बोलते थे 1500 कब देंगे? जब 1500 दे दिए तो चुनाव आयोग के पास चले गए। तो हमने 1500 भी दिया। 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और 2032 तक हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे, जहां आम नागरिक का सम्मान हो, महिलाओं को सम्मान मिले, युवाओं को रोजगार मिले। हमने 1 साल में 22,000 लोगों को रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में सिर्फ 20,000 लोगों को रोजगार दिया। हमारी सरकार ने जो केंद्र का हमारा मैनिफेस्टो है, उसमें क्या कहा? अग्निवीर योजना को, अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती है, हम अग्निवीर योजना को बंद कर देंगे और जो ऐसे पिछले सैनिकों की नियुक्ति होती है, उस ढंग से हम सैनिकों की नियुक्ति करेंगे। कितने एक्स सर्विसमैन हमारे क्षेत्र से जाते हैं। अब अग्निवीर नई योजना आ गई। उन्हीं आधा भर्ती हुआ मुन्नू रिटायर हो के आई गया। मुन्नू बोला था ब्याह कर दिया, कुटुंब वाले जुती परिवार जाता तो मुंडू क्या करता, कहते अग्निवीर हो गया। कहते क्या रिटायर हो गया तो कुड़ी कुड़ी देनी। मेरा कहने का मतलब यह है कि अग्निवीर योजना ने युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाला। हमारे जो भी पूर्व सैनिक हिमाचल प्रदेश में, चाहे हमीरपुर है, कांगड़ा है, बिलासपुर है, हिमाचल के किसी भी क्षेत्र से है, वो पूर्व सैनिक 18 साल की नौकरी पूरी करते थे। कुछ प्रमोशन होकर पूरी जिंदगी सेना में अपनी सेवाएं समर्पित करते थे। हमेशा देश की रक्षा के लिए तैयार रहते थे। दुश्मन का जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। वो ये नहीं डरते थे कि देश की रक्षा करते करते एक दिन मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन मुझे देश की रक्षा करनी है। ऐसी योजना लाए कि जो डिफेंस है उसमें भी इसमें बहुत बड़ी नाराजगी आई है। हमारी सरकार बनते ही केंद्र में हम इस योजना को बंद कर देंगे और पहले की भांति भर्ती हुआ करेगी। ये कांग्रेस पार्टी की योजना। इनके समय नौकरियां बिकती थी, नीलाम होती थी नौकरियां। जो बच्चा सिलेक्ट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मैंने उस भ्रष्टाचार पर भी चोट की, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया और आज नया चयन योग JOIT के 517 के डॉक्यूमेंटेशन चेक कर रहा है। ये सरकार की प्रॉब्लम है। ये मेरे 15 महीने की सरकार का कार्यकाल है। पूरे 60 महीने होंगे। पर आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे पास
चुनावों के लिए इतना धन नहीं है। इन्होंने तो उनसे भी धन लिया जो कोरोना की वैक्सीन बनाते थे, इलेक्टोरल बोर्ड के द्वारा इन्होंने उनसे भी धन लिया। मेरे पास आप लोगों का प्यार है, मेरे पास कोई धन नहीं है, लेकिन हमारे पास आप जनता का जनबल है। तो ये लड़ाई कोई सरकार नहीं लड़ सकती, कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं लड़ सकती। ये लड़ाई आपको लड़नी है, जनता को लड़नी है। और जनता जब लड़ाई लड़ेगी तभी ये पैसे के दम पर कुर्सी हटाने वाले लोगों को करारा जवाब होगा। तो क्या आप ये जवाब देंगे? जनता का ताकत आप हमारे साथ है कि नहीं है? दोनों हाथ खड़े गए, ये जो हाथ ऊपर को खड़े भगवान जी को खड़े हैं हमने। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग राजनीति में सत्ता और सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमो, बड़े बड़े ऐशोआराम करो। हम सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन के कारण आए हैं। ये लड़ाई मेरी भू माफिया के खिलाफ है, नशाखोरों के खिलाफ है, खनन माफिया के खिलाफ है। इसका जवाब जनता सरकार के साथ मिलकर दे सकती है, अकेले सरकार नहीं लड़ सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जनबल जीतेगा। कौन जीतेगा? जोर से बोलिए। और धनबल, धनबल। तो जब मैं सुनता हूँ ना, कई बार भी बयान सुनता हूँ कि हमारी अंतरात्मा नहीं मानी, हमारी आपकी अंतरात्मा नहीं मानी होगी, आपकी अंतरात्मा नहीं थी, वो धनात्मा बन चुकी थी। तो इसलिए आपके बीच में आया हूं और इस अनुरोध के साथ कि राजा जी के पक्ष में अधिक से अधिक वोट डालेंगे। हाथ खड़े करके बताइए। और जहां जहां 6 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, ये बीके में 6 विधानसभा में उम्मीदवार है, बीके में उम्मीदवार, ये किसी पार्टी के नहीं है, ना कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के बिके हुए हैं। इन बिकाओं को सबक सिखाने के लिए आपके रिश्तेदार जहां भी है वहां फोन करके वो वोट डालना। इन बिके हुए उम्मीदवारों को इस बार बधाई बिल्कुल नहीं बनाना, नहीं तो ये पैसे के दम से आपकी भावनाओं को खरीदेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।